आज हम देखते हैं जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी। वी आर ओपन फॉर ऑल, ठीक है। सब बुक में, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, है ना। गरीब लोगों की टेक्नोलॉजी। क्या कर रहे हैं? JP stands for Java Persistence API। देखो, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्प्रिंग बूट का अपना खुद का JDBC भी है ना। जो काम हम लोगों ने कोर जावा में करके देखा था, सबसे पहले वही सीखा था, डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो वैसा इसके साथ भी होता है। वैसे मैं बाकी की बैचेस में क्या करता था, एक लेक्चर उसका भी ले लेता था एवरी, ठीक है। लेकिन मैंने बस ऑर्डर चेंज किया है। जो आपके सिलेबस में उसको पहले पढ़ा के हम अलग कर देते। वैसे भी हम एक दिन आगे चल रहे हैं। आज भी वो 3 दिन का सेशन था जो अपन ने कल खत्म कर दिया। और क्रेडिट किस चीज को गया मालूम है? हमने फास्ट नहीं किए, हमने ये JSP वेएसपी सब बनी हुई यूज कर ली, है ना। और हमने सीधे उससे में फोकस किया। नहीं तो पता चलता कल का लेक्चर JSP बनने में निकल गया होता, तब वो आज जाके खत्म होता, है ना। तो हम बिल्कुल फास्ट नहीं जा रहे, बस हमने स्ट्रेटेजी चेंज करके रखी हुई है कि कैसे बच्चों को डिलीवर करना है, राइट। तो कल तक जो पढ़ना था वो, आज तक जो पढ़ना था वो हमने कल ही पढ़ के खत्म कर दिया। अब ये कल से चालू होता JP 2 दिन का, 2 दिन तक JP है। तो वैसे तो मैं इसको भी एक दिन में खत्म कर सकता हूँ, है ना। लेकिन वैसा नहीं करेंगे। आज हम लोग हार्डकोर JPA से रिलेटेड चीजों को समझेंगे, ठीक है। और फिर कल जो हमने कल एप्लीकेशन बनाई है स्टूडेंट, उसको डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे यूजिंग JPA, है ना। तो 2 दिन यूज भी हो जाएंगे, एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा और आज सीखना हो जाएगा। तो आज स्क्रीन पे ध्यान देते हैं JPA काम कैसे करता है, होता क्या है, इन चीजों को समझने के लिए। तो जावा परसिस्टेंस API इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये है क्या JPA? तो इट इज ऑफ कोर्स लाइक हाइबरनेट, इट इज आल्सो ORM बेस्ड टूल। हाइबरनेट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको और तकलीफ कम हो जाएगी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो JDBC है स्प्रिंग बूट का, उसको एक जो बचे हुए लेक्चर रहेंगे ना, एक आधी सैटरडे वैटरडे देख के, तो उस दिन मैं बता दूंगा। क्योंकि एक जब आपके पास JPA हाथ में हो ना, तो कोई भी JDBC के साथ काम करना नहीं चाहेगा। सिर्फ आउट ऑफ नॉलेज अगर आपको बताना है तो मैं एवरी बता दूंगा। वो भी देखना, वो हमारी पुरानी JDBC से आसान है और उससे भी आसान ये है, ठीक है। तो मैं ऑर्डर लाने के चक्कर में इसके पहले वो बता देता था कि स्प्रिंग का JDBC क्या करता है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो कर लेंगे अपन सैटरडे वैटरडे को उसको भी, है ना। तो आज जो है फाइनल चीज JP के ऊपर और कुछ नहीं है हमारे पास अभी, और ये जरूरत भी नहीं है इसके ऊपर कुछ होने की। तो इट इज अ ORM टूल लाइक Hibernate, है ना। Hibernate also was ORM टूल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। क्या आपको लगता है मुझे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग को फिर से समझाने की जरूरत है ना। जावा क्लास होगी एक एंटिटी, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका बैकएंड में टेबल क्रिएट होंगे,
यही ORM बोलता है. So it is also one of the JPA is also one of the ORM tool. Then what is the difference between Hibernate and JPA? जब we have already knowledge about the Hibernate, then why we are learning JPA? ठीक है. तो मैं आपको बता दूं कि JPA एक्चुअल में इट इज अ स्पेसिफिकेशन. देखो दो चीज होती है. एक होता है किसी भी चीज का स्पेसिफिकेशन कि वो चीज काम कैसे करेगी, क्या करेगी, उसका सारा का सारा नॉलेज वहां पे लिखा रहता है ना. और एक होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो एक्चुअल में जिसको जो इम्प्लीमेंट करता है कि वो जो सीख है उसको इम्प्लीमेंट करता है. जैसे भगवत गीता. भगवत गीता क्या है? इट इज ए स्पेसिफिकेशन. वहां बताया गया है कि आपको कैसे कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, वगैरह वगैरह. दे आर स्पेसिफिकेशन, दे आर नॉट डूइंग वर्क फिजिकली, राइट. लेकिन उसको फिर अर्जुना ने महाभारत में इम्प्लीमेंट किया उस नॉलेज को, और उसने अपने लोगों के खिलाफ फिर धनुष बाण उठाया. इट इज इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. तो किसी चीज को बोलना, समझाना, दैट इज थ्योरी. लेक्चर क्या होता है? स्पेसिफिकेशन. थ्योरी में चीजें बनती हुई दिखती है क्या? नहीं बनती. ऐसा ऐसा होता है, ये करेगा, वो फैसिलिटी मिलेगी. इट इज ए स्पेसिफिकेशन. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इट इज ए इम्प्लीमेंटेशन. So is it clear? What is the difference between specification and implementation? So JPA is a specification of ORM and Hibernate is the implementation of what? It is a difference between these two, Hibernate and JPA. ठीक है. तो ये जो JPA है ये टॉप ऑफ द हाइबरनेट की बात करता है. तो आपने जो हाइबरनेट का नॉलेज लिया था वो कहीं पे भी व्यर्थ नहीं होने वाला है, वो कहीं पे भी खराब नहीं होने वाला है. ओके. इट इज एज सिंपल एज दिस. ORM क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग. और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग में मतलब होता है यहाँ पे आपकी एक एंटिटी होती है या क्लास या पोजो होती है, और पोजो का डेटाबेस में जाके टेबल क्रिएट होता है ना. उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो वहां जाके कॉलम्स बनते हैं, जो उसका नाम रहता है वो वहां जाके टेबल का नाम बनता है. ये सारी चीजें हमने हाइबरनेट में ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ. अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जब हम लोग करेंगे अपने प्रोग्राम में JPA का, तो कैसे करेंगे. तो क्या होता है कि हमको एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी होती है. रिपोजिटरी किसी भी चीज की रिपोजिटरी हो सकती है. मतलब आपको सबका एक तो एंटिटी रहेगी जो भी रहेगी, जैसे से स्टूडेंट, एम्प्लॉय जो भी है ना, वो जो रहेगी. और फिर इसी की हमको एक रिपोजिटरी बनानी होती है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी. ये क्या रहता है बेटा? ये रहता है इंटरफेस. एक्चुअली इट इज नॉट अ क्लास. जो भी आपकी एंटिटी होगी उस एंटिटी की एक करस्पॉन्डिंग इंटरफेस आपको बनाना है रिपोजिटरी के नाम से. आपके पोजो का नाम फॉलोड बाय रिपोजिटरी लिख देना. दैट्स इट. नेमिंग कन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ऐसा कुछ है नहीं. एम्प्लॉय की एम्प्लॉय रिपोजिटरी, यूजर की यूजर रिपोजिटरी, स्टूडेंट की यूजर स्टूडेंट रिपोजिटरी, कस्टमर की कस्टमर रिपोजिटरी.
दैट्स इट। और ये क्या है, इंटरफेस है, एंड दिस वन इज क्लास। वो जो तो क्लास होती है। तो ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस हमारे पास बिल्ट इन कुछ इंटरफेस है जिसका नाम है जैसे CRUD रिपोजिटरी। CRUD रिपोजिटरी, तो ये चूंकि ये खुद इंटरफेस है तो ये इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। मतलब क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा कि इंप्लीमेंट करेगा? दोनों इंटरफेस, तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। एक क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। नहीं बताया मैं? हाँ क्यों बोले, तुझे बताया ही होगा, ऐसा सही में बताया मैंने? नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ तो बताया ही होगा उस सेंस में। हाँ बोली कि सही में बताया नहीं बताया? क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, और एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड ही करता है। यस, लेफ्ट साइड में, हाँ है ना, इतना याद रखना। दोनों तरफ अगर लेफ्ट राइट में सेम चीजें हैं तो एक्सटेंड ही होगा। बिल्कुल सही पकड़ लो। मैंने भी ऐसी सोचा था जब मैं तेरे बराबर कर रहा होगा। हाँ, प्लस प्लस दोस्ती दुश्मनी, ठीक है। चलो अभी नहीं पता रहा होगा तो ये, नहीं तो ये बड़ा ब्लंडर वाला काम था। So CRUD repository is also one of the interface, and what we are creating over here, it is also interface. तो ये interface इस interface को inherit करेगा by using extends keyword. हालांकि CRUD repository की भी एक child class होती है, child interface होता है जिसका नाम है JPA repository. You can inherit this repository also if you require. ठीक है, ये दोनों बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन है, ये आपको नहीं बनाना है। आपको बनाना है ये, और ये दोनों में से किसी को भी इनहेरिट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। अब सीधी सी बात है, दिस वन इज पेरेंट, दिस वन इज चाइल्ड। तो चाइल्ड हमेशा ज्यादा रिसोर्सफुल होता है एज कंपेयर टू पेरेंट, क्योंकि इसके पास इसकी प्रॉपर्टी तो होगी होगी, इसकी अपनी खुद की भी होगी। तो चाइल्ड इज ऑलवेज मोर रिसोर्सफुल। ठीक है, तो खैर आप दोनों में से किसी को भी इनहेरिट कर सकते हो खुद की रिपोजिटरी बनाने के लिए। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। रेस्ट इज ओके, बाकी तो प्रैक्टिकली समझ में आएगा, प्रैक्टिकल में समझा। हालांकि काम अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रॉपर्टी फाइल होगी, वहां पे हमको जो अपने डायलेक्ट वायलेक्ट, नहीं कि वहां पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती थी cfg.xml फाइल, उसके अंदर की जो चीजें होगी वो यहाँ पे कहाँ लिखोगे, तो वो तो XML थी, और अब तो हम XML फ्री काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल, सबका एक ही सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी फाइल। अभी प्रॉपर्टी फाइल में क्या लिखेंगे वो हम लोग प्रोग्राम में देख लेते हैं ना। तो आई बोलता तो बात डांट डांट के हूं करते रहती है, चालू करो। माउस किधर है?
ये मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प दे नहीं रहा है ये वाला, तो मैं पुराना वाला जो था उसको एक बार ओपन करके देखूं क्या? इसको दिक्कत हो जाती है तो मोटी मोटी तो हेल्प चाहिए यार इस लेवल पे। न्यूअर वर्जन के साथ है होता है। So let I create one new Spring Starter project. Type Maven 17 jar Java, प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं JP Spring। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ से मैं एक तो चाहिए होगा मुझे जेपी, तो स्प्रिंग डेटा जेपी मैं ले लूँगा, और दूसरा कोई ना कोई डाटाबेस चाहिए होगा, तो मैं ऑफकोर्स MySQL यूज़ कर लूँगा। तो ये दो ही चीज़ ले रहा हूँ। तो देखो, टुडे वी आर फोकसिंग ऑन फंक्शनलिटी ऑफ जेपी, है ना। तो अभी हम लोग कोई ऐसा वेब एप्लीकेशन बनाएंगे ऐसा कुछ नहीं करते, डाटाबेस का काम करके देख लेते हैं। और कल तो वैसे भी हम लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना ही है वेब में, है ना, तो कल का कल हो जाएगा। सो नेक्स्ट फिनिश।
डन। तो pom.xml को एक बार ओपन करके ठीक कर लो। देखो जो भी हम लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं ना, वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो हमने JPA लिया है और MySQL का कनेक्टर लिया है, बाकी और कुछ नहीं लिया है। टेस्टिंग वगैरह का तो हमेशा रहता ही रहता है। ओके, तो pom.xml को बंद कर देता हूँ मैं। अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये है हमारा मेन मेथड वाली क्लास। इसी पैकेज पे राइट क्लिक करके हम लोग बनाएंगे एक इंटरफेस। से कुछ तो भी बना लेते हैं, एम्प्लॉय और रिपोजिटरी। ये है क्या, एम्प्लॉय क्लास, मतलब ये एंटिटी। मैं यहाँ पे डॉट एंटिटी, देखो जो जिसको मैं मॉडल देता था ना कल तक, मॉडल जिसको लिखता था, आज मैं उसको एंटिटी लिखूंगा, क्योंकि अब वो मॉडल ही एंटिटी बन जाएगा, है ना। मतलब कल तक जो मॉडल था वही एंटिटी है, कुछ नया नहीं है। तो ये एम्प्लॉय नाम की एक एंटिटी बना लेंगे और एक रिपोजिटरी बना लेते हैं। ये रिपोजिटरी क्या है, इंटरफेस है। तो ये रिपोजिटरी एम्प्लॉय रिपोजिटरी, इसको मैं यहाँ पे एक पैकेज देता हूँ, रिपोजिटरी पैकेज में इसको रख देते हैं। ठीक है, इट इज एन इंटरफेस। सबसे पहले हम लोग अपना एंटिटी क्रिएट करते हैं, क्लियर करते हैं। ये इंटरफेस कैसे बन गया, इसको भी इंटरफेस बनाया क्या मैंने, क्लास। ये क्लास है, ये इंटरफेस है। हाँ, यहाँ इंटरफेस कैसे आ गया था, ठीक है। तो ये क्लास में हम लोग प्राइवेट इंट ID दे देते हैं, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम दे देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग डिजिग्नेशन दे देते हैं, डिजिग्नेशन लिख देता हूँ सिंपल, प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट दे देते हैं, बहुत इसकी विदाउट पैरामीटर का एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, देन एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं सोर्स, जिसमें ID को हम ऑटो जनरेटेड कर देंगे
तो एक विदाउट आईडी दे देते हैं और एक विद आईडी भी दे देते हैं। ठीक है, जरूरत हो तो आप सेटर गेटर भी बना देते हैं, गेटर एंड सेटर्स। और टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप कि ये जो एम्प्लॉय है, अब ये नॉर्मल पोजो नहीं रह के ये बन जाएगी एंटिटी। इस पे मैं हाइबरनेट जैसा एंटिटी दे दूंगा। आईडी हो जाएगी, आईडी प्राइमरी की के लिए हम आईडी देते थे, और इसको ऑटो जनरेटेड के लिए हम लोग जनरेटेड वैल्यू देते थे। और इसके नीचे अगर आप चाहें तो स्ट्रैटेजी वगैरह दे सकते हैं, स्ट्रैटेजी जनरेटेड टाइप ऑटो। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से ले लेता है, इसको बिना भी काम हो जाता है, जनरेटेड वैल्यू से काम हो जाता है। तो ठीक है, दैट्स इट, हमारी एंटिटी बन गई। अब एंटिटी बन गई तो फिर रिपोजिटरी में जाते हैं, और रिपोजिटरी में हम लोग इसको इनहेरिट करते हैं, एक्सटेंड्स CRUD रिपोजिटरी, CRUD रिपोजिटरी। तो ये देखिएगा CRUD रिपोजिटरी क्या बोलती है कि ये जो टी यानी टाइप क्या है इसका, तो टाइप है इसका हमारी जो प्रोजो का नाम है एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय टाइप का है। ठीक है, और आईडी जो इसकी आईडी है वो किस टाइप की है, तो इंटीजर टाइप की है, तो इंटीजर। ये दो चीज हमको अपने एंटिटी के हिसाब से देना है कि आपकी एंटिटी में जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आईडी इंटीजर टाइप की रहे, किसी ने स्ट्रिंग भी रखा हो सकता है ना। तो जो उसका डेटा टाइप रहेगा आपकी आईडी का वो देना है, और दूसरा आपके एंटिटी का नाम देना है। ठीक है, एंटिटी बोले तो पोजो का नाम देना है, वो एम्प्लॉय हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, मतलब क्लास का नाम देना है। इतना ही देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, रुकू चलो, क्या हो गया, एम्प्लॉय वाली क्लास। नहीं, वैसे काम कर लेता है उसके बिना। चलिए, अब आगे क्या करना चाहिए अपने को। सबसे पहले तो अब MySQL ओपन करते हैं।
और MySQL वर्कबेंच में जाके एक आधी डाटाबेस क्रिएट कर देते हैं। मेरा पासवर्ड है, ये सबको पता है। ये इतने सारे डेटाबेसेस है, चलो एक मैं नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट स्कीमा, और इसका नाम दे देते हैं टेस्ट JPA। अप्लाई, ओके, अप्लाई। ये टेस्ट JPA नाम का एक ये बन गया। इसके अंदर कोई टेबल फिलहाल है नहीं, है ना। टेस्ट JPA नाम का हमने एक डाटाबेस क्रिएट किया, उसमें अभी कोई टेबल कुछ भी नहीं है, अभी तो बनना है। ठीक है, अब अभी आइए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ में। व्हाट वी रिक्वायर प्रॉपर्टी फाइल। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या चाहिए हमको। एक ये देखिए ऐसी हेल्प आ जाती है, इस चक्कर में इधर आया हूँ मैं। डेटा सोर्स में हमको चाहिए URL चाहिए, ठीक है। URL क्या होता है बेटा आपका, तो JDBC :MySQL :localhost इसका पोर्ट नंबर होता है 3306 और हमने ये क्या किया, टेस्ट JPA। टेस्ट JPA इज आवर डेटाबेस नेम, ठीक है। देन डेटा सोर्स, फिर हम इसका यूजर नेम ले लेते हैं इक्वल टू रूट इज इट्स यूजर नेम। देन डेटा सोर्स, देन इसका पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड इज पासवर्ड, ठीक है। ड्राइवर ले लेते हैं, ड्राइवर तो डेटा सोर्स क्लास ड्राइवर नेम, तो ड्राइवर होता है इसका com.mysql.cj.driver। देन डायलेक्ट हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, याद करो हाइबरनेट में डायलेक्ट लेते थे। बैकएंड में डाटाबेस कौन सा है, MySQL है, तो MySQL का डायलेक्ट है ना। तो स्ट्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट DIALECT डायलेक्ट इक्वल टू। अब ये डायलेक्ट कहाँ से आएगा, नेटबीन तो बना देता था, यहाँ पे थोड़ा सा अपने को करना पड़ता है। फिर देखो मैं डायरेक्ट कैसे लेके आता हूँ इसका, तो कोई भी क्लास ओपन करने का Ctrl+Shift+T दबाने का तो ये आ जाता है। यहाँ पे MySQL लिखने का, तो ये देखिए MySQL 8 का डायलेक्ट ये है, ये क्लास है MySQL 8। तो इसके लिए सबसे पहले पूरा क्वालिफाइड इसका पैकेज का नाम उठाने का, डॉट ये क्लास का नाम उठाने का,
ये बनता है आपका डायलेक्ट, जुगाड़। ठीक है, नहीं तो फिर आप टी, डायलेक्ट ले लिए। फिर टेबल ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, उसके लिए DDL ऑटो एक होता है हमारे पास, DDL हाइफन ऑटो, तो ये है DDL हाइफन ऑटो, इसको अपडेट कर दो। ठीक है, इट्स मोर देन सफिशिएंट प्रॉपर्टी which is required to connect with database. ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी फाइल का काम हो गया। किसी को लगता है तो फोटो खींचो, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। ये टेस्ट जेपी बेटा मैंने टेस्ट जेपी बनाया, अगर आप जो बनाएंगे वो लिखना है डाटाबेस का नाम, नहीं तो सर ने लिखेंगे वैसा मत। ये पासवर्ड मेरा अपना पासवर्ड है, आपका जो होगा वो लिखना। ठीक है, तो इतना काम हो गया, बस हो गया। तो अभी हमारे पास जो डेटाबेस है इसमें कोई टेबल है नहीं। लेट्स क्रिएट टेबल, लेकिन हम टेबल ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हैं। अब चूंकि देखिए ये मैंने एकदम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाई है, ना मेरे पास वेब है ना कुछ है ना, ताकि मैं वहाँ से काम कर सकूँ, ना मैं कोई कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब यूज़ कर लेते हैं इसकी मेन मेथड को, यहीं से काम कर लेंगे। यानी हमारा काम है सिंपल जेपी की टेस्टिंग करना, जेपी की फंक्शनलिटी को टेस्ट करना। ठीक है, टुडे वी आर फोकसिंग ऑन ओनली जेपी, नथिंग एल्स। अदरवाइज क्या है कि बच्चों के दिमाग में आ जाता है ये जरूरी है वो जरूरी, कुछ जरूरी नहीं है। मैंने बेयर मिनिमम चीज़ें रखा है, एक एंटिटी चाहिए, रिपोजिटरी चाहिए, इसके बिना काम नहीं हो सकता जेपीए में, और प्रॉपर्टी फाइल में वो मैपिंग चाहिए उसकी। ठीक है, ये बेयर मिनिमम चीज़ें है। चाहे आप एप्लीकेशन मर्जी चाहे जो बनाओ, इतना तो काम करना है जेपीए के नाम पे, जेपीए के नाम पे इतने काम करने हैं। अब ये जैसे यहाँ देखेंगे मेन मेथड में जो ये जो बना है ना स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, एक्चुअली अगर आप लोगों ने अपना जो कोर का लेक्चर अटेंड किया है तो आपको याद आता होगा, वहाँ पे मैं सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनाता था किसका, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का, आईओसी में, है ना। तो ये एक्चुअली ये मालूम है, इट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। देखो मैं आपको बताता हूँ, application context, actually it returns the object of application context. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ही होता है। तो अब एक बार आपको एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल गया, देन यू कैन इजीली क्रिएट, इसका यूज करके एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का यूज करके, इसकी मेथड होती है गेट बिन। याद करो वहाँ पे भी हम लोग गेट बिन ही करते थे, गेट बिन। और यहाँ पे आप अपना जो भी रिपोजिटरी है, क्या नाम है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट क्लास पास कर दो, राइट। तो व्हाट इट विल रिटर्न, इट रिटर्न
ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय रिपोजिटरी, इसका नाम मैं रिपो दे देता हूँ। तो इट रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय रिपोजिटरी। वंस यू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय रिपोजिटरी, यहां तक समझ में क्या आ गया बेटा, है ना? ये जो पहले से लिखा हुआ था ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का ही ये रिटर्न करता है, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको एप्लीकेशन कंटेक्स्ट में होल्ड कर लिए। और जैसे वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, CTX लिखते थे ना, तो वही लिख देता हूँ CTX, राइट। तो अब क्या करना है अपने को, हो गया। इसके बाद का काम तो जो आपने वहाँ पे IOC में किया था वही करना है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो विदाउट आईडी वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर लेता हूँ सिंपल वे में, है ना? तो एम्प्लॉय का नाम दे देते हैं से रमेश, देन उसका डिजिग्नेशन दे देते हैं से मैनेजर, और उसका डिपार्टमेंट दे देते हैं अकाउंट। आईडी तो अपने आप जाने वाली है ना, इसलिए आईडी नहीं दिया है मैंने। चार ही फील्ड थे ना टोटल, हाँ ठीक है, दैट्स इट। अब ये रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, तो जस्ट रिपोजिटरी के पास में एक मेथड होती है सेव। तो इसकी सेव करने की दो मेथड होती है बेटा, एक होता है सिंगल ऑब्जेक्ट को सेव करना है तो पहली जो मेथड सिलेक्टेड है वो है, और एक है सेव ऑल। अगर हमको बहुत सारा डेटा एक ही साथ डाटा टेबल में डाल देना है तो सेकंड वाली करते हैं, तो आगे देखेंगे वो भी। तो सेव, और इसमें हम ACMP को पास कर देते हैं, खत्म, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। लेट आई क्रिएट, यस डन। तो देखिए यहाँ पे कभी कोई टेबल नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो मैं रन एज स्प्रिंग बूट ऐप करता हूँ, कुछ होगा तो देख लेंगे प्रॉब्लम। आ गया, ये आ गया एम्प्लॉय, रिकॉर्ड इंसर्ट है। कितना कम कोड करना पड़ता है, कोई SQL क्वेरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, रिकॉर्ड सेव कर रहा है। सेव
single record. Save multiple records. क्या करता हूं मैं, तीन रिकॉर्ड और डाल देंगे, है ना। इसको मैं आप कमेंट कर देता बेटा। तो EMP 1 2 3 सुरेश असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट डिपार्टमेंट दिनेश अकाउंटेंट अकाउंट डिपार्टमेंट सुरेश दिनेश भावेश कैशियर ठीक है। बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास में रिपोजिटरी के पास में मेथड है सेव करने की, वो है सेव ऑल। लेकिन ध्यान दीजिए ये सेव ऑल मेथड क्या कर रही है, उसके अंदर हमको देना पड़ता है इटरेबल। इटरेबल का मतलब होता है बेटा कि कोई ना कोई कलेक्शन, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास 3 सिर्फ ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, है ना, तो उसका कलेक्शन तो है नहीं। या तो आप इसका कोई लिस्ट विस्ट बना के उसमें ऐड कर लो तीनों को, और फिर वो लिस्ट इसमें डाल दो, सब ये उसमें चले जाएगा। तो अब अपना पुराना तरीका तो है ही अपने पास में लिस्ट बनाने का, मैं नया तरीका बता देता हूँ कि हमारे पास में जो लिस्ट होती है ना java.util, इसके पास में एक मेथड होती है ऑफ, ठीक है। इसमें सिंपल आपको emp1 कॉमा emp2 कॉमा emp3 ये डाल देना है, और इसको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में EMPS करके बना देना है। अब यहाँ पे हम लोग सेव ऑल लगाएंगे और इसमें EMPS को पास करेंगे। लाइक दिस। जितने भी ऑब्जेक्ट हो आपको उसको किसी न किसी लिस्ट में कलेक्ट कर लेना है, और या तो आप अपने देसी तरीके से भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लिस्ट बनाओ, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और फिर उसमें डॉट ऐड कर करके emp1 emp2 ऐड, तीनों को ऐड कर लो और जो लिस्ट बनेगी उसको, ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि अब क्या है। देखो अब जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, मैं कुछ नई चीज़ें बताऊंगा आपको, पुरानी चीज़ें तो आती है ना। तो ये अपडेशंस है, कोड आसान छोटा कर देता है। सेव ऑल, लेट आई एक्सिक्यूट दिस, रीलॉन्च कर देते हैं।
तीनों रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, हालांकि ये मेथड है, ये भी आपको रिटर्न करती है इटरेबल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। यू कैन एक्सेस की कौन कौन सा डेटा इसमें आ रहा है, तो आप उसको प्रिंट करके देख सकते हैं। सिमिलरली ये जो है ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, ठीक है ना। अच्छा, ये EMP ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। तो मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट सेव हुआ है, जो सेव हुआ है वो आपको दे देगा। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं ये प्रिंट हुआ है नहीं हुआ, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो। अदरवाइज ये मेथड तो अपना काम कर ही रही है। ठीक है, अभी आप लूप चला के ये देख सकते हो या इसको प्रिंट करवा के देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, सिंगल और मल्टीपल। ठीक है, वंस यू सेव द रिकॉर्ड, अब आप क्या करना चाहेंगे कि किसी रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहेंगे। कहाँ गया, सॉरी, ओके। सुरेश जो असिस्टेंट मैनेजर था, इसको हम अपडेट कर देते हैं। इसका डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर बना देते हैं इसको। ठीक है, इसकी आईडी क्या है, 2। तो सबसे पहले अपडेट भी करने के पहले सिलेक्ट बताते हैं। फैच सिंगल रिकॉर्ड, अगर एक आधी रिकॉर्ड को आपको फैच करना है तो इसके लिए हमारे पास में मेथड होती है। रेपो के पास में मेथड होगी, रेपो डॉट फाइंड। देखो, फाइंड की तीन मेथड दिख रही है यहाँ पे, है ना। अगर एक सिंगल रिकॉर्ड आपको ढूंढना है तो फाइंड बाय आईडी प्रॉपर है। ठीक है, दूसरा है फाइंड ऑल मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में, सारा रिकॉर्ड दे देगा आपको, पहली मेथड। और एक दिख रहा है फाइंड ऑल बाय आईडी। कई बार क्या होता है, अभी जैसे डिपार्टमेंट मैंने किया, अकाउंट डिपार्टमेंट, तो वहां बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो हर डिपार्टमेंट की भी अपनी आईडी होती है। तो अगर मुझे सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट के ही सारे बंदे चाहिए तो फाइंड ऑल बाय आईडी, तो मैं अकाउंट डिपार्टमेंट की आईडी डाल दूंगा उसमें। समझ में आ रहा है। फिर एडमिन के भी होंगे बंदे, अकाउंट के भी होंगे, फिर मार्केटिंग के भी होंगे, तो वो डिपार्टमेंट को छेड़ेगा भी नहीं, वो सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट के आईडी के बेस पे अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे बंदे उठा देगा। और तीसरा है जो कि मोस्टली रिक्वायर्ड होता है, सिंगल रिकॉर्ड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, ये तीसरा है, इट रिटर्न्स व्हाट इट रिटर्न्स, ये जो कोलन के बाद जो लिखा हुआ है ना, वो रिटर्न करता है। फाइंड ऑल इटरेबल दे देता है, मतलब कुछ ना कुछ कलेक्शन देगा आपको। फाइंड ऑल बाय आईडी ऑफ कोर्स इट आल्सो रिटर्न्स कलेक्शन, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। यहां देखिए ये दे रहा है ऑप्शनल वाला गेम कल भी आया था शायद ना, कल ऑप्शनल से मैंने बात की थी, फिल्टर लगाते समय स्ट्रीम का, है ना। जब हम लोग फिल्टर कर रहे थे तो हाँ, कल भी यूज किया था हमने ऑप्शन, मैंने ऑप्शनल यूज नहीं किया था लेकिन ऑप्शनल पे बात की थी। ऑप्शनल यही बोलता है कि मान के चलो जो आप ढूंढ रहे हो जिस आईडी का वो नहीं है तो, है ना, कल मैंने बोला था, तो उसके लिए ऑप्शनल होता है।
ऑप्शनल को एक्चुअल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, गेट मेथड कॉल की थी बाद में, है ना। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये फाइंड बाय आईडी, मैं किसका रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ, किसी का भी से 2 नंबर हुई, ये 2 इज आईडी, है ना। तो अगर आप इसका रिटर्न टाइप देखते हैं तो ये होता है ऑप्शनल टाइप, ये होता है ऑप्शनल टाइप, ठीक है। तो आपको फिर बाद में इसको दूसरी लाइन में ये करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के emp डॉट इस पे गेट मेथड लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। और मैंने लास्ट टाइम क्या कर दिया था, इसी पे यहीं पे गेट मेथड लगा दिया था। बात एक ही है, आप 2 लाइन में करना चाहते हो 2 लाइन में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे ई को प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं डाटा फैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रन एज क्या रीलॉन्च कर देते हैं। ये है, देखो आ गया ID2, मैं SOP में लिखा है क्योंकि अभी तो हमने कुछ नहीं किया है ना। तो ये सेकंड नंबर का ID वाला रिकॉर्ड इसने दे दिया, ये मैं सेकंड नंबर का ID मांग रहा था। सुरेश है, असिस्टेंट मैनेजर है, डिपार्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। ये क्यों दे रहा है, बिकॉज ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड ऑब्जेक्ट को इस फॉर्मेट में देती है, ये यहाँ से ये इससे दे रहा है, वो जो लाइन प्रिंट हो रही है इसकी वजह से हो रही है। क्लियर, ओके। सारा रिकॉर्ड चाहिए, फाइंड ऑल, फैच ऑल रिकॉर्ड्स। तो अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट